देखिए इसके पहले हमने कवक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कवक कितने प्रकार के होते हैं, कवक को देखिए, याद रखिए पॉइंट को, कवक के बारे में हमने इसके पहले पढ़ लिया था, ठीक है। अब आज हमें पढ़ना है कवक कितने प्रकार के होते हैं, जो आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी में, उसको हमें कवर करना है कि कवक को जाल की, देखिए कवक जाल तथा आकारिकी के आधार पे, जाल का मतलब समझ रहे हो, देखिए जाल का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज एक साथ बहुत सारी होती है तो वो क्या बना लेती है, जाल, ग्रुप, है ना। उसके आधार पे कवक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आप उसको अगर याद नहीं कर पाते हो तो आप इसको शॉर्टकट ट्रिक याद करेंगे, FAB-D, क्या याद करेंगे, FAB-D, ठीक है। PH लिखा हो ना सामने, तो फाइकोमाइसिटीज याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि कवक को उनके किसके आधार पे, आकार, है ना, आकारिकी के, ये कवक जाल की आकारिकी के आधार पे, ये पॉइंट याद रखना कि उनकी बनावट के आधार पे उन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला FAB-D से याद कीजिए, FAB का मतलब फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, माइसिटीज सब में देखिए ना, फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद A से एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, इसके बाद B से बेसिडियोमाइसिटीज और D से ड्यूटेरोमाइसिटीज, याद कर लेंगे। आसान ट्रिक है, याद करने की कोशिश कीजिएगा कि कवक को उनके जाल आकारिकी के आधार पे 4 भागों में हमने डिवाइड किया। पहला था फाइकोमाइसिटीज और दूसरा क्या था, एस्कोमाइसिटीज, तीसरा क्या था, बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा क्या था, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। हम एक एक को कवर करते हैं। हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज, कवक के बारे में आप जानते हो, है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सड़े गले स्थानों पे आपने देखा होगा, अचार वगैरह में, रोटी पे लग जाता है, सरसों पे लग जाता है। लेकिन अब इसमें कौन से कहाँ लगते हैं, जो कवक हम देखते हैं, तो यह कौन सा कवक है भाई, उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा कवक कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले कवक की, फाइकोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाया जाता है, आवास। देखिए जब आप किसी जीव के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी कुछ क्वालिटी आपको पढ़नी होती है। जैसे पहला पॉइंट, वो पाया कहाँ जाता है। जैसे बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा, बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, तो लगभग सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। यहाँ तक कि गर्म झरने जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वैसे ही हम किसी भी जीव के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले वे जीव पाए कहाँ जाते हैं, मतलब उनका आवास कहाँ है, पोषण, वो खाते क्या है और वो जनन, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाते हैं, इनकी बारे में आपको, इनकी जानकारी आपको रखनी होगी, तब कहीं जाके आप उसके बारे में पढ़ पाओगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की, जो कि कवक का एक प्रकार है। हम बात करते हैं कि फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने नोट भी किया है, कहाँ पाए जाते हैं, सड़े गले, ऐसी जगह जहां पे कुछ वस्तुएं सड़ गल जाती हैं। सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर आप कहेंगे भाई ठीक है फफूंद लग जाती है, कहते हैं ना फफूंद लग गई, फंगस लग गए, तो कौन सा फंगस लग गया, तो आप बताओगे कि ये चीज, जैसे अचार में, तो आप बताओ अचार में कौन वाला फफूंद लगेगा, कौन वाला फफूंद लगेगा, ढूंढिए। क्योंकि सड़े गले, जो पदार्थ सड़ा हुआ हो, गला हुआ हो और नम, जिसमें थोड़ी सी नमी पाई जाएगी, वहां पे कौन सा पाया जाएगा, कौन पाएगा, फाइकोमाइसिटीज। तो आप एकदम आसानी से निकाल लोगे कि जो सड़ी गली वस्तुएं हैं या जिन वस्तुओं में नमी पाई जाती है, वहां पे कौन सा फंगस लगता है, तो वहां पे कौन सा लगता है, फाइकोमाइसिटीज लगेगा। पहचान लेंगे। आगे बात करते हैं ये पोषण कैसे प्राप्त करता है ना। तो पोषण आपको मालूम है, पोषण के आधार पे जीवों को कई भागों में डिवाइड किया गया। फिलहाल तो 2 हम जानते ही हैं, अब 2 के अंदर आप जाओगे तो वो कई हो जाएंगे। जैसे एक होता है स्वपोषी और दूसरा क्या होता है, विषमपोषी, या जिसको परपोषी बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, ये भोजन के लिए क्या होते हैं, ये कहां से भोजन प्राप्त करते हैं, ये पोषण कैसे करते हैं, परजीवी के रूप में। परजीवी का मतलब वह जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर, समोसा काम कर रहा है भाई, है ना, दूसरे जीवों पर क्या करता है, निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज का जो कवक है, जो कवक फाइकोमाइसिटीज में आते हैं, वो कहां पाए जाते हैं, तो कहां पाए जाते हैं भाई, सड़े गले नम स्थानों पे पाए जाते हैं पोषण, और उन्हीं पदार्थों से अपना भोजन। देखिए भाई, अब मान लेते वो अचार पे अगर पाया जाएगा तो वो अचार से अपना भोजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ले रहा ना। तो जब वो अचार से अपना भोजन ले रहा है तो परजीवी हुआ ना, क्योंकि वो भोजन के लिए पूरी तरह से अचार पे निर्भर है। सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर पाया जा रहा है तो वो उन्हीं से तो पोषण ले रहा है। देखिए भोजन 2 तरीके से हम खाते हैं, या तो हम भोजन का अवशोषण करते हैं, या तो भोजन का हम क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा है, जब जीवों को हमने 5 जगतों में डिवाइड किया था, किसने किया था, आर्यच विटेकर ने। तो हमने जीवों को
जो जीवों को हमने अलग अलग जगतों में क्या रखा, क्या क्वालिटी देख के, उसमें से एक पॉइंट ये भी था क्या, अवशोषण और अंतःग्रहण। वह जीव जो भोजन को उठा के खाता है उसको हम अलग कैटेगरी में रखते थे, और जो भोजन के ऊपर बैठ के, कहने का मतलब है खाने पे बैठ जाओ और नीचे से अवशोषित करो, है ना। कवक क्या करते हैं, वो किसी फंगस क्या करते हैं, किसी पेड़ के ऊपर निकलते हैं और उसी पेड़ से ही तो अपना भोजन लेते हैं भाई, लेते कि नहीं लेते। जैसे हमने अमरबेल के बारे में पढ़ा था, तो अमरबेल क्या काम करता है, क्या काम करता है अमरबेल किसी, हालांकि वो क्या होता है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है लेकिन नहीं बनाता, वो पूरी तरह से क्या करता है, वो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है। अगर उस जीव को आप काट दोगे तो वो भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। वैसे ही फाइकोमाइसिटिस क्या होता है, परजीवी होता है, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कवक जाल की। ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा लेकिन आप कंफ्यूज ना होंगे, क्योंकि देखिए पटीय एक होता है, पटीय एक होता है अपटीय, ठीक है। एक होता है पटीय और दूसरा होता है अपटीय। पटीय का मतलब होता है जिसका शरीर खंड खंड में डिवाइड हो, उसे क्या बोला जाता है, पटीय बोला जाता है। मतलब जिसका शरीर, जैसे आपने एनेलिडा देखा है, एनेलिडा जोंक, है ना, देखा है, उसका शरीर आपको लगता है ना जगह जगह से कटा हुआ, हालांकि कटा नहीं होता लेकिन वो कटा हुआ दिखाई देता है। वैसे ही कुछ कवक ऐसे होते हैं। अब बात करेंगे, हम फाइकोमाइसिटिस पढ़ रहे हैं, तो जो इसके अंतर्गत जो कवक आता है उनका शरीर कैसा होता है, अपटीय होता है। अपटीय का मतलब क्या होगा, इनका शरीर डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये कहीं से कटे हुए दिखाई नहीं देंगे, इनका शरीर एक जैसा रहेगा, एकदम लंबे तंतु के धागे के जैसा वो दिखाई देगा, बीच में कहीं कट पिट नहीं होगा, समझ रहे हो। यहाँ कैंची लगती है ना बालों में, ये वाला कट, ये भाव पे कट लगता है, वो वाला कट इसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसके उदाहरण की बात करते हैं। एग्जाम्पल सबसे जरूरी, ठीक है, लक्षण के साथ एग्जाम्पल। अगर आपके साथ, अगर आपको लक्षण के साथ एग्जाम्पल याद है तो सोने पे सुहागा, क्योंकि सबसे बेटर चीजें यही होती है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि आप फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल बताओ, तो आपके जुबान पे तुरंत आना चाहिए म्यूकर। क्या आएगा, देखिए म्यूकर, राइजोपस एल्बुगो, ठीक है। इसका नाम थोड़ा अजीब लग रहा है ना, एल्बुगो है कि नहीं, हमारे यहाँ होबो होता है ना, इसे जिस लड़के को बुलाया जाता है। तो देखिए म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। देखिए राइजोपस कहाँ पाया जाता है, आपने रोटी देखा होगा कभी कभार, रोटी नीचे वाली रोटी, चलो उदाहरण देते हैं, अब तो बर्तन आता है ना वो स्टील वाला, नीचे रोटी रख देते हैं तो वो उस रोटी को 2 दिन छोड़ दो, देखो रंगीन हो जाती है, उस पर फफूंद लगता है कि नहीं लगता, लगने लगता है, तो वो कौन सा लगेगा, कौन लगेगा, वो कौन सा लगेगा, राइजोपस। हालांकि वो है क्या, वो कवक है, क्या है, कवक, लेकिन कौन सा कवक है, वो राइजोपस है, ठीक है। तो रोटी पे कौन सा कवक पाया जाता है, राइजोपस। बात करते हैं सरसों की। धान में लेढ़ा लगता है जिसको बोलते हो ना, वैसे सरसों में क्या लगता है, फंगस लगते हैं। जब बारिश हो जाती है, नहीं देखते बारिश हो जाती है, हमारे यहाँ तो अब नई टेक्निक निकाली गई है, सरसों को पीटने से पहले उसे भिगोया जाता है, भिगोया जाता है ना, नई वाली टेक्निक जो नई लॉन्च की जाती है, नई टेक्निक हमारे देश में ही तो लॉन्च की जाती है कि नहीं। अब जूता हम ताला मार के भाग जाएंगे, अब देखो चलाक देखो, पहले मंदिर में जूता चोरी होता था ना, अब क्या करते हैं, एक तो जूता यहाँ निकालते हैं, दूसरा का चल के तो 15-16 कदम इधर निकाल देंगे, अब खोजो वाला चोरा लोगे, वाला छोड़ाओ। अगर चलाक देखो, हमारे देश में कुल चलाक हमारे ही देश में पैदा होंगे, हम लोगों का देश ही महान है, ऐसे थोड़ी हमारा देश महान है कि नहीं, बहुत चलाक। आप छोटे छोटे लड़के देखो कितने स्ट्रांग है ना। अगर आप बचपने से घुसखोर बन रहे हैं, 5 रुपये का सामान मांगा, 1 रुपया मुझे, बचपन से है कि नहीं, GST काटते हैं कुछ, समझो। तो म्यूकर, देखिए मैं सरसों की बात कर रहा था, एल्बुगो। आप क्या करते हो, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो उसकी फूल के ऊपर देखोगे या उसके फल के ऊपर देखेंगे ना, फफूंद लगती है, सफ़ेद सफ़ेद लगता है। नोटिस कीजिए, सरसों आ रही है सामने, नहीं भरोसा तो आगे देखिएगा, उस पर फंगस लगता है, वो धीरे धीरे उसको क्या करता है, खा जाता है, तो वो कौन सा होता है, एल्बुगो, है ना, ये याद रखेंगे। तो समझ में आ गया। फाइकोमाइसिटिस कहाँ पाए जाते हैं, सड़े गले व नम स्थानों पर पाए जाते हैं। पोषण कैसे करते हैं, परजीवी के रूप में। एग्जाम्पल की बात कर, अगर कवक जाल, इनका कवक जाल कैसा होता है, इनकी बनावट कैसी होती है, तो कैसी होती है, अपटीय, मतलब इनका शरीर कहीं से खंडित नहीं होता, ठीक है, बहुकेंद्रित, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, म्यूकर, ठीक है, राइजोपस और एल्बुगो। राइजोपस कहाँ पाया जाता है, रोटी के ऊपर पाया जाता है। एल्बुगो कहाँ पाया जाता है, वो सरसों में पाया जाता है। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चले आगे बात कर लेते हैं। तो ये आपका फाइकोमाइसिटिस कंप्लीट है। बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस देखिए क्या होता है, एस्कोमाइसिटिस, मैंने सैक लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग जब आप लिखोगे ASC लिखोगे, एस्को, उसको उल्टा कर दोगे सैक। सैक मीन्स क्या होता है, गुहा। सैक मीन्स क्या होता है, गुहा। SAC, सैक मीन्स क्या होता है, गुहा। गुहा मतलब थैली, आपका मुंह है एक प्रकार का क्या है, गुहा, है ना, मुख गुहा इसे बोला जाता है ना, ये क्या है, गुहा, चारों तरफ से घिरी हुई एक थैली,
इसे गुहा बोला जाता है। तो एस्कोमाइसिटीज के जो कवक आते हैं इनमें गुहा पाई जाती है, थैली पाई जाती है। कैसे पाई जाती है पढ़ते हैं हम, बात करते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था जी कि जो वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई उसको, क्या बोलते हैं वो जो गोबर का मल, जो गोबर की कंडी बनाई जाती है, जिसको गांव में गोईठा गोईठी पता नहीं काका चपारी चिपरी कुछ बोला जाता है ना, जो भी बोला जाता है, वो क्या करता है, वो क्यों जलती है ना, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, मेथेन, उसे मेथेनोजन है ना, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, उसे मिलाता है। वैसे ही एस्कोमाइसिटीज कहाँ पाए जाते हैं, ये जंतुओं के मल में भी पाए जाते हैं। पोषण कैसे करते हैं, ये मृत जीवी होते हैं, ये मरे हुए पदार्थों से, इनका आवास कहाँ है, पशुओं के ये मल में पाए जाते हैं। पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, मृत जीवी होते हैं और अपघटक होते हैं। मृत जीवी तो आपको आ ही गया, अब घटक पे थोड़े से हम कन्वर्सेशन करते हैं। मृत जीवी क्या होती है ना, मृत जीवी वह जीव जो, या ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव मरे हुए जीवों से या मरे हुए वस्तुओं पदार्थों से ना अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं। कुत्ता मर जाता है बेचारा सड़क के किनारे एक्सीडेंट होके, फिर उसका भंडारा होता है कि नहीं, छोटे छोटे भाई साहब आते, भाई साहब अपने तो आते हैं, चर्जन को लेके आते है ना। देखिए अब घटक की बात करते हैं, पर ये आ गया समझ में, मृत जीवी समझ, मृत मतलब मरा, जीवी का मतलब जीने वाला, मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है, मृत जीवी कहलाता है। समझ में आगे बातें, डाउट हो पूछेगा, ठीक है। फिलहाल बात हम करते हैं आगे अपघटक। आपको मालूम है ये चीज़ें बहुत पहले ये पढ़ा, क्योंकि यहाँ हम पढ़ चुके हैं। देखिए 3 चीज़ें आप जानिएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है, और तीसरा अपघटक। हालांकि ये आपके भूगोल का है लेकिन ये ठीक है। देखिए उत्पादक, उत्पादक, पैदा, देखिए क, किसी वाक्य के लास्ट में क आता है, उसका मीन क्या होता है, करने वाला। क्या होता है, करने वाला। देखिए एक होता है उत्पाद, एक होता है उत्पादक, एक होता है उत्पादन। जानते हो ना, उत्पाद जो बनता है, उत्पादक जो बनाता है, ठीक है, उत्पादन किया जाता है जिसको, समझ रहे हैं ना। जैसे गेहूं का क्या किया जाता है, उत्पादन, मैन्युफैक्चर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। बात करते हैं उत्पादक की। उत्पादक, पृथ्वी पर केवल पेड़ पौधे एक ऐसे जीव हैं जो उत्पादक का काम करते, भोजन बनाने का काम करते हैं। बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर। देखो प्रत्यक्ष का मतलब परोक्ष रूप से, जैसे आप क्या हो, आप क्या हो, पौधे पे निर्भर हो। कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से कि प्रत्यक्ष, हम तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से। मैं तो भाई, हम वेजिटेरियन वाले सीधे सीधे हम क्या खाते हैं, हम दाल चावल है ना, दाल भात तरकारी रोटी नेनुआ कोहड़ा लौकी सरपुतिया की सब्जी, इतना ही तो हम खाते हैं, यही ना खाते हैं हम, इतना खाते तो इसमें जितना है। जैसे दाल किससे आती भाई, अरहर से। अरहर क्या होगा, पेड़ होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। रोटी खाते किससे आएगा भाई, गेहूं से, गेहूं का पेड़ होगा ना, है कि नहीं। फिर बात कर लेते हैं, और क्या बोला भाई, दाल भात तरकारी रोटी कोहड़ा है ना, उसका भी पौधा होगा है ना, लौकी है ना, है कि नहीं, सरपुतिया है ना, नेनुआ, समझ रहे हो, ये सब क्या है, इन सब का पेड़ होगा तभी ना मुझे खाएंगे। अब जो नॉन वेजिटेरियन हो तो मुर्गों को देख के या गजब पास क्लास, इसको डिग्गी में रखो, चलो गर्दन हाइट दे। भाई मैं जा रहा था, हम लोग एग्जाम देने जा रहे थे, ऐसे रोड पे घूम रहा था, 2 थे बड़े बड़े मजबूत मजबूत। हालांकि देखो जो खाता नहीं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। ऐसे कोई ऐसे डिग्गी खोले, देखो बैठा है, चलते गाड़ी में धड़ा के पकड़ा, धड़ा के चल। अब रात में जब वो खोज रहा होगा बेचारा, जिसका रहा होगा वो क्या होगा, पकड़ पाओगे जब इतनी भीड़ जाती। जब जानते हैं जब एग्जाम से बच्चे छूटते हैं ना, तो वो अलग ही दादागिरी में रहते हैं। तुम लोग भी यही करते हो, चच्चर में लग जाओगे, सड़क पे 4 मिला, ट्रक वाला तुमको साइड देगा। तुम क्या हो, नीलर मास्टरान हो, तुम साइंटिस्ट हो, तुमको कहाँ साइड दे भाई, है ना। 2 लोग जाओ, बहुत खास यहाँ नहीं, एक तो यहाँ रहेगी, एक तो उसके बगल में एक मिला, उसके बगल में एक मिला। जो बैग में मुँह लगा होता, कुछ लटकाने वाला लगा हो तो सबसे लास्ट में रहती है, लगा रहता है ना, तो गुड्डा लटकेगा, या तो है ना, वो लटकता है, वो सबसे लास्ट में जाएगी दिखाते हुए पूरा। और हारन मारो, हटबो नहीं करते, कोई हट जाया करो भाई। देखिए सड़क सबके, सड़क आपने पहले चीज़ तो तुम लोग टैक्स नहीं देते हो, टैक्स देते हो, फिर भी रोड हमारे दादा, हाँ तो पैदल जाने का टैक्स नहीं, सड़क पे आप जा रहे हो, सड़क का इस्तेमाल कर रहे हो ना, लेकिन आप सड़क का उतना इस्तेमाल करो जितना आपका हक है। चच्चर जन जाओगे एकदम पूरा व्यवस्था, तो बेचारा सिंगल रोड है, ऊपर से 4 जन जाओगे, बताओ ट्रक वाला कहाँ जाएगा, वो भेड़िया के ट्रक को जो खड़े देख जाएगा बेचारा, क्या करेगा। तुम लोग हटोगे नहीं, वो हार्न मार के क्या करेगा, समझिए बात को। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे भाई, हाँ तो हम बात कर रहे थे उत्पादक की। तो पौधे, हम प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, पौधे पर। लेकिन क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे अप्रत्यक्ष रूप की बात समझ लो। पहले एक चीज बताता हूँ, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला समझोगे तो आ जाएगा। खाद्य श्रृंखला का मतलब कोई हर जीव एक तरह से किस पर निर्भर है, पौधों पर निर्भर। कैसे निर्भर है, चलो बेसिक चीज समझता हूँ। सबसे छोटे जीव की बात करता हूँ, घास। घास को कौन खाता है,
टिड्डा, टिड्डे को कौन खाता है? मेढक, मेढक को कौन खाता है? सर्प, ठीक है। सर्प को कौन खाता है? हाँ, बाज खाता है। बाज को मान लेते हैं शेर, और शेर को हम, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं जिसको हमने नहीं खाया। हम नहीं खाएंगे तो चाइना वाले भंडारा कर ही देंगे। चाइना वाले देखो ना, वहाँ चूँ खा करके खा जाएंगे ससुरे, वो कुछ ना कुछ करके खा ही जाने हैं, है कि नहीं भैया? वो तो ससुरे तो बिच्छू खा जाते हैं, हम लोग तो नॉर्मल चीज़ें हैं। हम लोग बिच्छू को देखने को एकदम वहाँ बिच्छू बगल से गुजर के जाते हैं, वो लोग उसका भंडारा करते हैं, है कि नहीं? वो छोटे छोटे बच्चे ससुरे, पहली चीज़ तो उनकी आँखें खुलती नहीं है, वो कैसे देखते हैं। हम लोग पूरी आँख खोल तो नहीं देख पाते क्या जा रहा है, इतने बड़ी इतनी आँख रहती है, धड़ा मारते। और सोचो वो जो उनका वो क्या बोलते हैं, उसकी जो स्टिक होती है ना, उससे चावल भी खा जाते हैं। यहाँ हाथ से आता तो चावल बीच में से गिर जाता है, उससे चावलवा खा जाते हैं, धड़। गजब टैलेंटेड है यार, सोचो, हद होती है दलिद्र पने की भी। फिलहाल चलते हैं। तो देखिए, अब मैंने बताया ना, अब क्या बाज को कौन खा गया? शेर खा गया। शेर को क्या कौन खा गया? हम खा गए। और हमें कौन खाता है? अपघटक खाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया। जब मर जाते हो तो कभी मिट्टी को खोद के देखो, चाचा पूरे व्यवस्था में सोए होंगे, है कि नहीं? पूरा देखोगे, है कि नहीं? मतलब एकदम मटेरियल बन गए होंगे चाचा, है ना? ये आँख के बगल से ये कीड़ा जा रहा होगा, एकदम बढ़िया से जा रहा होगा। कौनो आँख लेके जा रहा है तो कोई बाल नोच के लेके जा रहा है, कोई तो ये स्किन कौनो लेके भाग रहा है कि नहीं? नहीं भरोसा तो कभी चाचा का इसे रास्ते पे छोड़ दो, देखो, है ना? सियार उठा ले जाएंगे पहली चीज़ तो चाचा को। कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी को कुछ लोग ऊपर दफन करके चले जाते हैं। अभी ये कोरोना का काल देखे हो ना, कितनी लाशें उफन के आई है ना, नदी के बीच में जगह नहीं थी भाई दफनाने की, समझिए। तो क्या होगा धीरे धीरे वो अपघटक का मतलब क्या होता है? देखिए, जो वायुमंडल में सभी पदार्थों को क्या करता है, देखो फिलहाल हम यहाँ पढ़ रहे थे, उत्पादक समझ में आ गया। तो हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? पौधों पर। चलिए, मैं बात कर रहा था किसके बारे में? खाद्य श्रृंखला। तो अगर आप इस श्रृंखला से किसी को भी हटा दोगे ना, तो आपकी पूरी खाद्य श्रृंखला, आप सोचोगे कि हम पूरे सर्प को मार दें, तो अगर आप पूरे सर्प को मार दोगे तो मेढक को कौन खाएगा? खाएगा कोई? फिर दौड़ोगे, अरे मेरे बाबू को मेढक लेके भाग गया, अब दौड़ाओ, है कि नहीं? अगर आप मेढक को, चलिए अब मेढक नहीं मारते हैं, अब मेढक मार दोगे, टिड्डा को कौन खाएगा? है ना? फिर टिड्डा आएंगे, कुल फसल ये गायब। टिड्डा तो देखो करते हो, चलो टिड्डा को नहीं, चलो हम कुल घास काट देते हैं। घास जब गायब हो गई तो समझ लो आधी पृथ्वी गायब। घास गायब, टिड्डा गायब, टिड्डा गायब, मेढक गायब, है कि नहीं? और घास गायब तो पहले सबसे पहले हम ही गायब होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पौधे का इस्तेमाल करते हैं, है ना? घास का मतलब पेड़ पौधे। अब उसको गायब करेंगे तो हम खुद ही गायब हो जाएंगे। फिर वह मोदी जी कब तक बांटेंगे 5-5 यूनिट, तब कोटेदार मारेगा 3 किलो, समझ लीजिए गायब हो जाओगे। उपभोक्ता, जो उत्पादक को खाता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। जो उत्पादक का मतलब जो पेड़ पौधों को खाता है। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, और तीसरा होता है सर्वाहारी। इसके बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, ये बेसिक चीजें है। बात करते हैं अपघटक की। जो वायुमंडल, देखो उत्पादक को कौन खा रहा है? उपभोक्ता। और उपभोक्ता उत्पादक दोनों को कौन खाता है? अपघटक। अपघटक का मतलब क्या होता है? जो किसी पदार्थ को फिर वायुमंडल में मुक्त करने का काम करता है। आप मर जाते हो, ऐसा कभी होता है कि जब आप मरने जाते हो तो आप कहते हो भैया मेरे शरीर से जितना ऑक्सीजन कुल ले जाओ, वायुमंडल में छोड़ दो। कभी ऐसा किया है? नहीं ना। आपकी हड्डियों में, आपकी नसों में जो नाइट्रोजन बह रही है, कभी कहता कि ये कुल नाइट्रोजन निकाल लो कुल एकदम बढ़िया से? कभी ऐसा हुआ? नहीं ना। आप जब मरते हो तो आपके साथ नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन आपके सभी अंगों में रहती है, आपके ब्लड में रहती है। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%, ऑक्सीजन कितना है? 21%, और 0.3% में बाकी सारी गैसें आती है। तो आपने कभी सोचा है कि 3 किलो मैं लेके मर गया, कोनो मजबूत आदमी मर गया तो 6-7 किलो तो वो लेके मर जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? मजबूत वाले, ये वाले जो यहाँ तक आता ट्रांसफार्मर जिनका, है कि नहीं? अगर वो मर गया तो वो 3-4 किलो लेके गया, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इन अपघटक के कारण। ये क्या काम करते हैं? जो जीव मर जाते हैं उनके शरीर से आवश्यक पोषक पदार्थों को पहले तो ले लेते हैं, फिर नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गया, उन्हें वायुमंडल में मुक्त करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अपघटक बहुत जरूरी भी है। अगर आप घटक को हटा देंगे तो आधी जिंदगी तो आपकी इधर उधर हो जानी है। तो ऐसे ही एस्कोमाइसिटी जो है उसमें सैक गुहा पाई जाती है। ये आवास कहाँ पाए जाते हैं? पशुओं के मल में। ये मृत जीवी और अपघटक होते हैं। अपघटक का मतलब समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब जो किसी भी जीव के अंदर जाके, या कोई जीव जब मर जाता है तो उसके अंदर से पदार्थों को या गैसों को मुक्त करने का काम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 2 बैक्टीरिया का नाम, नास्टाक एनाबिना, पढ़ा है? नास्टाक एनाबिना, जो पौधों की जड़ में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जो नाइट्रोजन को उनकी जड़ में रोकने का काम करते हैं। और नाइट्रोजन क्या काम करती है? किसी भी जीव की वृद्धि के लिए कौन जरूरी है? नाइट्रोजन। यूरिया लेके आते हो खेत में, यूरिया लेके आते हैं ना,
मारते हैं तो यूरिया में क्या मिला होता है? आप यूरिया की कभी बोरी देखे हो? उसके नीचे लिखा होगा N2। N2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। बोरी देखो महाप्रभु, कहाँ हो? देखिए, है ना, हम साइंस वाले हैं। N2 लिखा होता है, वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वृद्धि को प्रेरित करती है। आप सोचते हो कभी एक फसल की बुआई हो जाती है तो यूरिया मारने से बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि उस यूरिया में क्या मिला है? नाइट्रोजन मिला है, जो उसको वृद्धि के लिए क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है। भाई तुम बढ़ जाओ। नहीं होते गांव में कुछ लड़के जब पटक और तुम पटक दोगे, होता है ना, वैसे ही सेम प्रेरित करने का काम वो करती है। तुम भाग जाओगे, बढ़ जाओगे। वो प्रेरित करने का ही काम करती है, इसी वजह से वो बढ़ जाती है। ठीक है, समझ गए बात को? अब बात करते हैं जनन कैसे करता है। याद रखिए कि एस्कोमाइसिटीज कैसे जनन करता है? अलैंगिक भी करता है और लैंगिक भी करता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा करता है? किस बीजाणु के द्वारा? बीजाणु का नाम याद रखेंगे, कोनिडिया। इसके पहले भी हमने पढ़ा है कोनिडिया के बारे में, पढ़ा है ना। तो जो एस्कोमाइसिटीज होता है वो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों करता है। अब बात आएगी कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा करता है? तो कोनिडिया नामक बीजाणु के द्वारा करता है। किसके द्वारा? कोनिडिया नामक बीजाणु के द्वारा करता है लैंगिक जनन। अब देखिए ये बीजाणु क्या होगा? जैसे आपने पेनिसिलियम का फिगर मैंने जब बताया था, पेनिसिलियम क्या होता था? पेनिसिलियम, चलो इधर देखो, ऐसे होता था पेनिसिलियम। ठीक है, याद आ रहा है फिगर? ऐसे होता था, यहाँ एक बीजाणु उड़ के किसी दूसरी जगह जाता था, वहां पे अंकुरित होकर एक नए पेनिसिलियम का निर्माण करता था। सेम वैसे ही एस्कोमाइसिटीज में होता है। यहाँ पे क्या होता है? इसका जो ये कोनिडिया, याद रखेंगे, ये कोनिडिया उसके बीजाणु का नाम है। ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाता है और अंकुरित होकर क्या बनाता है? माइसीलियम बनाता है। क्या बनाता है? माइसीलियम बनाता है, जो आगे चल के फिर एक एस्कोमाइसिटीज का निर्माण करता है। आगे बात समझ में? तो आगे बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन किसके द्वारा करता है? तो लैंगिक जनन एस्कस नामक बीजाणु के द्वारा। अलैंगिक जनन किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा। और लैंगिक जनन किसके द्वारा? एस्कस के द्वारा। समझ गए? अब कोई पूछ देगा कोनिडिया क्या है तो तुरंत बताएंगे क्या है? बीजाणु है। क्या है? बीजाणु है। अगर पूछेगा एस्कस क्या है तो क्या कहेंगे? बीजाणु है। पूछेगा क्या काम करता है तो आप कहेंगे कोनिडिया के द्वारा एस्कोमाइसिटीज अलैंगिक जनन करता है, और एस्कस के द्वारा, है ना, एस्कस के द्वारा, देखो इससे नाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एस्कस के द्वारा एस्कोमाइसिटीज, है ना, एस्कस के द्वारा एस्कोमाइसिटीज क्या करता है? लैंगिक जनन करता है। समझ में आ गई बात? आगे बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एस्परजिलस, ठीक है, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। नाम नहीं याद होता तो ये वाला पॉइंट याद करोगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, नाका पे मत मिल, नहीं कहते हैं, फोन करते अपनी किसी फ्रेंड को, कहते चल चौराहे पे मिलो, है ना, कहते कि नहीं कहते? नाका, गली, गुच्चा, कहीं मिलो, स्कूल पे मिल लो, फाटक पे मिल लो, पेड़ के नीचे मिल लो, बरगद के नीचे मिल लो, कहाँ मिलना, आओ फरिया लो, है ना। फरियाने वाला भी कहते मिल ले, चल मिल लो, दोबारा मिल लो। ये स्कूल वाले का सबसे खतरनाक डायलॉग होता है भाई। जब हम पढ़ते रहते हैं, अगर हमें कोई मार दे, मिलते बार में, जैसे बार में तोप रखे हैं, टैंकर वैंकर इनका खड़ा बच जाता, धड़ाधड़ मारेंगे, कुछ एकदम मिसाइलें चलेगी, हम लोग तो डर ही जाते हैं बचपन में, है कि नहीं? बहुत खतरनाक डायलॉग है। और सबसे ज़्यादा डायलॉग वो मारता है जिसका घर स्कूल के बगल में होता है, नज़दीक वाला, मिलो मिलो तुम निकलो, आज तुम मिलो, तुमको फरियाना ही है कि नहीं? जबकि एक को तमाचा नहीं मारेगा। अगर तुम ग्रुप में चले जाओ, देखो अच्छा एक तो दोस्त अपना मजबूत बनाना, जो कुछ रहे चाहे ना, डोले सोले जरूर रहे। जब वो आगे आगे जाएगा तो खुदे बड़ वीर लोग गायब हो जाते हैं। आधा लोग तो वैसे ही रही, सोचो अगर ये गिर गया तो मजाक में किडनी फेल हो जाएगी, समझ लो। आगे उसको आगे करिए। नहीं, मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, आप लोग तो बहुत पतले हो, ठीक है। अगर मतलब सोच लो, केवल दहशत बनाओ, दहशत। एक कहावत है भोजपुरी में, कहते हैं नाचे गावे तोड़े तान, है ना, नाचे गावे तोड़े तान, तेकर दुनिया राखे मान। समझ रहे हो? समझाता हूँ, मीन समझाता हूँ। शादी में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है नेता और एक होता है बेचारा काम करने वाला। लेकिन पूरी यहाँ, अरे यहाँ पूरी जाना चाहिए गधा का। अब सबसे ज़्यादा कौन परेशान है? पूरे बारात में सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? चला बेचारा उड़ रहा है, पैर उसका दर्द कर रहा है, भाई सब्जी लीजिए, पूरी लीजिए, है ना। एक जन केवल खाली रहते, वो क्या करने के लिए? पूरी लेकर, अरे यार इधर सब्जी लाओ, इधर लाओ परोरा वाली सब्जी, तो इसको है कहते कि नहीं कहते? लेकिन वो क्या करता है? वो काम करता है? नहीं ना करता, वो बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन जब शादी बीत जाती है, भैया बहुत मेहनत की ना, हरदम बेचारा कुछ ना कुछ बुला ही रहा था। अरे बुला ना रहा था, मेहनत तो वो कर रहा है जो चला रहा था। लेकिन वही चीज़ है, गाँव में दिखावा करना पड़ता है, दिखाइए आप बहुत काम करो, झूठ है। और जिसके घर शादी करे उसके बगल में 10-15 बार जाओ, अरे भैया सब्जी नहीं है, लाओ यार सब्जी लाओ, दो 10 बार बोलोगे ना, वो अपने आप यार बहुत मेहनत किया मेरे साथ, जबकि वो कुछ नहीं किया है। समझ रहे हैं ना? समझ में आ गया ना? तो वही पॉइंट है। चलिए समझते हैं। तो हम बात कर रहे थे भाई किसके बारे में?
है ना, नाका पे मत मिल। एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करो। नाका, यन से क्या होता है, ठीक है, यन से क्या होता है, न्यूरोस्पोरा। यन से क्या होता है, न्यूरोस्पोरा। ए से क्या होता है, एस्परजिलस। ए से क्या होता है, एस्परजिलस। सी से क्या होता है भाई, देखो सी से क्या होता है ना, क्लेविसेप, ठीक है। पे से क्या होता है भाई, देखो पे से क्या होता है, पेनिसिलियम। क्या होता है, पेनिसिलियम। क्या होता है, पेनिसिलियम। यम से क्या होता है, मॉरल। क्या होता है, मॉरल। और टी से क्या होता है, टफल। क्या होता है, नाका पे मत मिल। नाका, यम से क्या है, क्या भाई, न्यूरोस्पोरा, है ना। नाका, ए से क्या होगा भाई, है ना, देखो एस्परजिलस, ठीक है। सी से क्या होगा भैया, देखो क्लेविसेप, ठीक है। ए से जानते क्या है, ये ए इसका है, इसका ए है, एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। ये किसके लक्षण है, एस्कोमाइसिटिस। कौन कौन, यन ए सी। नाका, ए उसको जोड़ा गया, वर्ड बनाने के लिए जोड़ा गया, नाका। यन से क्या हो गया, क्या हो गया बाबू, यन से क्या हो गया, कहा गया जी, न्यूरोस्पोरा। ए से क्या होगा, एस्परजिलस। सी से क्या होगा, क्लेविसेप। और ए एस्कोमाइसिटिस। पे से पेनिसिलियम। यम से, यम ए से मॉरल। और टी से टफर। मिल केवल जोड़ा गया, समझ गए ना। तो ये इसके एग्जाम्पल है, समझ में आ गई बात है। तो ये दोनों हो गया। अभी आपका बचा है बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, अगले वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।